फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम नर्सिंग स्टडीज। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इन्फेक्शन के बारे में। तो इन्फेक्शन क्या होता है, फिर वो कौन से चीजों की वजह से हमें इन्फेक्शन हो सकता है, फिर उसके कौन से टाइप है, कौन से रूट से वो हमारे बॉडी में स्प्रेड हो सकते हैं, इन्फेक्शन का चेन कौन सा रहता है, कैसा रहता है, फिर नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, फिर हम एज अ नर्स हमारा रोल क्या है वो इन्फेक्शन को कंट्रोल करना और प्रिवेंट करना और मेनी मोर थिंग्स। तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। तो फ्रेंड्स, इन्फेक्शन मतलब क्या होता है? जब भी कोई पैथोजन मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई इंसान की बॉडी के अंदर एंटर करता है और एंटर करने के बाद में वो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट होता है और मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे बॉडी में वो एक डिजीज क्रिएट करता है। और वो डिजीज कैसा होता है? वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो उसकी वजह से जो कुछ ये प्रोसेस है उसे हम इन्फेक्शन कहते हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इन्फेक्शन? Infection is the invasive and multiplication of pathogen in a body of the host which is not present priorly in that person is called as a infection. तो जो इन्फेक्शन है तो वो किसकी वजह से होता है? तो इन्फेक्शन जो है वो बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, वायरसेस की वजह से हो सकता है एंड पैरासाइट्स की वजह से हो सकता है। तो बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया इज वेरी टाइनी और स्मॉल ऑर्गेनिज्म, मतलब ये बहुत ही स्मॉल ऑर्गेनिज्म होता है जो हमें हमारी खुली आंखों से दिखता नहीं है। उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है कि हम देखते हैं हमारे आजू बाजू में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया रहते हैं जो हमें नहीं दिखते हैं। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम हमारे बॉडी का सैंपल लेके हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, तभी हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया दिखते हैं। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया कौन से रहते हैं? तो फर्स्ट हमारा रहता है स्पेरिकल बैक्टीरिया, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेप्टोकोकाई करके जो बैक्टीरिया रहता है वो हमारी बॉडी में डिजीज क्रिएट कर सकता है। फिर रॉड बैसिला है जो रॉड शेप में रहता है, फॉर एग्जांपल साल्मोनेला बैक्टीरिया है जो हमें नेक्ड आई से हमें दिखते नहीं है और वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बैक्टीरिया। नेक्स्ट है वायरसेस। वायरसेस क्या है फ्रेंड्स? तो वायरसेस ये बैक्टीरिया से भी बहुत ज्यादा स्मॉल रहते हैं, जिसके लिए हमें स्पेशल इंस्ट्रूमेंट चाहिए उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए, उन्हें देखने के लिए कि वो हमारे आजू बाजू में है। तो ये वायरसेस के लिए मैं बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल दूंगी आप सबको, जिसके थ्रू हम लोग सब गए हैं, जैसे कि हमारा कोविड-19। जो कोविड-19 हम कहते थे कि हैंड वॉश करो, मास्क लगाओ और फिजिकल कांटेक्ट में मतलब इंसान से दूर रहो, जिसकी वजह से हम हमें क्योंकि वो दिख नहीं पाता था। तो वो इतना स्मॉल रहता है कि उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, जो कि हमारे माइक्रोस्कोप की तरह ही रहता है, बट उनके जो लेंसेज रहते हैं वो अलग रहते हैं। नेक्स्ट जो है वो है पैरासाइट। पैरासाइट मतलब क्या? हमारे इंसेक्ट रहते हैं और कोई भी ऐसा बैक्टीरिया, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म और कोई भी ऐसा पैथोजन है जिसकी वजह से वो हमारे बॉडी के अंदर या हमारे बॉडी के बाहर भी हमें हार्म क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल पैथोजन के लिए अगर कोई एंट है या कोई इंसेक्ट है, वो जो मेरे बॉडी के अंदर जाएगा तो बॉडी के अंदर जाने के बाद में वो मल्टीप्लाई होकर मेरी बॉडी को वो हार्मफुल रहेगा, जो मेरे बॉडी के लिए वो सूटेबल नहीं रहेगा और फिर वो मेरे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन क्रिएट करेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो इन्फेक्शन है वो कौन से रूट से हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है और वो इन्फेक्शन स्प्रेड करता है। तो फर्स्ट हमारा मोर प्रोन जो एग्जिस्टन है वो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे कि हम सब जानते हैं हमारे जो नोज है, हमारा जो नोज है उसे हम इनहेल करते हैं। अगर हम कोई भी पॉल्यूटेड एयर इनहेल करते हैं या कोई भी पॉल्यूटेड चीज इनहेल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान स्मोक कर रहा है, वो स्मोक करने की वजह से वो खुद के लंग्स भी खराब कर रहा है, जिसे हम एक्टिव स्मोकर कहते हैं और एक्टिव इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। या फिर पैसिव मतलब अगर कोई इंसान स्मोक कर रहा है और उसके सामने कोई और इंसान है जो कभी स्मोक नहीं कर रहा है, बट वो जो स्मोक जो इन्फेक्टेड एयर है स्मोकिंग का वो इनहेल कर रहा है
और वो इनहेल करने की वजह से उसके लंग्स खराब हो रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, अगर हम कोई भी पोल्यूटेड एरिया में, मतलब कोई कंपनीज है वहां से जो धुआं निकलता है, अगर उसके इर्द गिर्द रहते हैं या कंटिन्यू हम उसके कांटेक्ट में आते हैं, तो उसकी वजह से भी हमें रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक भी दो प्रकार के रहते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक रहता है, वो हम अगले वीडियो में देख लेंगे। सेकेंड रूट ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन है हमारा एलिमेंट्री ट्रैक। एलिमेंट्री ट्रैक मतलब क्या है कि जब भी हम कुछ खाते हैं पॉइजनस चीज, फॉर एग्जाम्पल आजकल की जनरेशन ज्यादा करके फास्ट फूड खाना पसंद करती है, जिसे हम जंक फूड के बारे में भी कहते हैं। अगर हम कोई भी ओपन एरिया का खाना खाते हैं, जैसे कि हमारा वड़ा पाव है, हमारा पानी पूरी है, तो अगर हम खाते हैं अनहाइजीनिक वे से जो प्रिपेयर किया हुआ रहता है, उसके ऊपर फ्लाइज रहते हैं, तो वो फ्लाइज अपना जो वेस्ट मटेरियल है उसके ऊपर छोड़ देते हैं और वैसे ही हम खा लेते हैं। और वो खाने के बाद में तुरंत हमें हमारा पेट दर्द होना स्टार्ट होता है, हमें लूज मोशंस होते हैं। तो ये जो चीज है वो हमारे एलिमेंट्री ट्रैक को इन्फेक्ट करती है या वो हमारे एलिमेंट्री ट्रैक को हार्म करती है। तो ये भी एक वन टाइप ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन है। अलग है दूसरा जो स्प्रेड ऑफ रूट है, वो हमारा स्किन है और हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन है। अब आप सोचोगे कि स्किन की वजह से मुझे कैसा कोई इन्फेक्शन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी ठंडियों का मौसम चल रहा है, ठंडियों के मौसम की वजह से हमारा जो स्किन रहता है वो ड्राई हो जाता है, और ड्राई होने की वजह से हमें उसके ऊपर खुजली आना स्टार्ट होता है, और फिर उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो स्किन है वो फटना स्टार्ट होता है। और वो फटने के बाद हमें दिखता नहीं है अपने आंखों से कि वो स्किन फटा हुआ है कि नहीं फटा हुआ है, बट वो फटने की वजह से क्या होता है, हमारे आजू बाजू में जो पोल्यूशन है, आजू बाजू में जो भी बैक्टीरियाज वायरसेस है, वो हमारे पोर्स के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, और फिर उसकी वजह से हमारे स्किन की वजह से हमें कोई भी इंफेक्शन हो सकता है। म्यूकस मेम्ब्रेन, जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी हम ज्यादा टाइम बात करते हैं या हमारा मुंह हम कंटिन्यूस बंद करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा मुंह ड्राई पड़ता है। तो ड्राई पड़ने की वजह से वहां पे क्या होता है, वो हमारा सलाइवा सिक्रेट होता है। सलाइवा सिक्रेट होने के बाद में वो मॉइस्चर की वजह से बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हमारे मुंह के अंदर रहते हैं वो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बहुत सुबह रात को अगर हम नींद से उठते हैं, नींद से उठने के बाद में कभी आपने अपने मुंह का स्मेल किया है, तो हमें बैड ऑर्डर मतलब हेलिटोसिस हमें फील होता है, मतलब एक गंदी सी बदबू हमें फील होती है कि हमारे मुंह से गंदी बू आ रही है। तो वो क्यों होती है? क्योंकि हमारे मुंह के अंदर बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वो मल्टीप्लाई होते हैं, और वो मल्टीप्लाई होने की वजह से वो बैड ऑर्डर आना स्टार्ट होता है। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा ईयर्स। ईयर्स के अंदर भी आप देखोगे कभी एक वाटर सिक्रेट होता है, हमारे यहाँ कभी कभी पस सिक्रेट होता है। तो क्यों होता है कि वो ड्राइनेस हो जाता है, क्योंकि वहां का म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होता है, वो जो बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन है उनको कैच कर लेता है, और कैच करने की वजह से उनका मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होता है, और फिर उसकी वजह से हमें ईयर में इरिटेशन होना, फिर पस फॉर्मेशन होना, ऐसे बहुत सारी चीजें हमें म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से हो सकती है। दूसरा जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है वो हमारा जेनाइटल एरिया। अगर हम हमारे पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, तो अगर हम लोग यूरिनेशन के लिए जाते हैं और हमारा प्राइवेट एरिया क्लीन नहीं करते, तो उसकी वजह से हमें यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर वहां पे फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, फंगस फॉर्म होता है। अगर हम वो एरिया क्लीन ड्राई नहीं रखते हैं, तो वहां पे फंगल फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हम किसी को ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है कि वो कौन सी वजह से, अभी हम सोचते हैं कि बच्चा अभी अभी तो बॉर्न हुआ है और उसे कैसे इतना बड़ा इन्फेक्शन हुआ या उसे इतना बड़ा डिजीज कैसे हुआ, तो वो होता है प्लाजेंटा की वजह से। प्लाजेंटा क्या है, जब भी माँ प्रसूति में रहती है तभी प्लाजेंटा फॉर्म होता है। प्लाजेंटा इज अ स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द बेबी। जो बेबी ग्रो हो रहा है मदर के वूम में, उसको जहाँ से न्यूट्रिशन मिलता है उस एरिया को हम प्लाजेंटा कहते हैं। तो सिर्फ न्यूट्रिशन ही ट्रांसफर नहीं करता, तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, बहुत सारे इन्फेक्शन जो मदर के अंदर है, वो ही सेम इन्फेक्शन प्लाजेंटा के थ्रू बेबी के अंदर जाते हैं। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट रूट्स है जिसकी वजह से
एक इंसान को कोई भी इन्फेक्शन तुरंत हो सकता है। तो मैं वापस से एक लिस्ट डाउन करूंगी कौन से स्प्रेड रूट्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन रहते हैं। तो फर्स्ट है रेस्पिरेटरी ट्रैक, सेकेंड एलिमेंटरी ट्रैक, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, जेनाइटल ट्रैक एंड प्लाजेंटा। तो ये सारी जो रूट्स है इनके थ्रू हमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि इन्फेक्शन के कौन से टाइप है। तो मोस्टली हम दो टाइप्स देखते हैं। फर्स्ट टाइप होता है प्राइमरी इन्फेक्शन वर्सेस सेकेंडरी इन्फेक्शन, और दूसरा डिवीजन है लोकलाइज इन्फेक्शन वर्सेस सिस्टमिक इन्फेक्शन। तो इसे मैं डिस्क्राइब करूंगी आप लोगों के लिए। प्राइमरी इन्फेक्शन क्या होता है? प्राइमरी मतलब सडन ऑनसेट ऑफ एनी इन्फेक्शन और एनी डिजीज। मतलब अगर कोई इंसान हेल्दी है और हेल्दी होते ही तुरंत ही वो बीमार पड़ जाता है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, उसे हम प्राइमरी इन्फेक्शन कहते हैं। वर्सेस सेकेंडरी इन्फेक्शन, मतलब सेकेंडरी इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई इंसान है जो पहले से बीमार है और बीमार होने की वजह से उसका इम्यूनिटी पावर कम हो गया है, और वो इम्यूनिटी पावर कम होने की वजह से उसके और 2-3 डिजीज हो जाते हैं, तो उसे हम सेकेंडरी इन्फेक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान ट्यूबरकुलोसिस उसे है, तो ट्यूबरकुलोसिस मतलब जो क्षय रोग हम बोलते हैं, अगर उसको क्षय रोग हुआ है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसके लंग्स इफेक्टेड होते हैं, और लंग्स अफेक्टेड होने की वजह से उसका इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है। और अगर वो हेल्दी फूड नहीं खाता है तो वो हो गया उसका प्राइमरी इन्फेक्शन। और वो होने की वजह से अगर वो उसका ध्यान नहीं रखता है या अच्छे से न्यूट्रिशन वगैरह नहीं लेता है, तो उसको और 2-3 डिजीज हो जाते हैं, जैसे कि उसको लूज मोशंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, उसको फीवर आना स्टार्ट हो जाएगा, और मेनी मोर। अगर कोई इंसान को एड्स है या किसी इंसान को कैंसर है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उनका जो इम्यूनिटी पावर है वो कम हो जाएगा। अगर वो इंसान को कैंसर है और वो उसको ट्रीटमेंट ले रहा है, तो ट्रीटमेंट की वजह से भी उसका इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है। तो इम्यूनिटी पावर कम होने की वजह से अगर वो क्राउडेड एरिया में जाता है या कोई किसी इंसान से वो कम्युनिकेट होता है जो पहले से इन्फेक्टेड है, और उसकी वजह से उसको और डिजीज आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कैंसर का पेशेंट का इम्यूनिटी पावर कम है और उसका कोई ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, उसके साथ उसका कम्युनिकेशन हुआ, तो वो तुरंत ही वो जो टीबी का इन्फेक्शन है वो कैरी कर लेगा, तो उसको टीबी का इन्फेक्शन भी हो जाएगा, तो उसे हम कहेंगे सेकेंडरी इन्फेक्शन। जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है हमें हॉस्पिटलाइज पेशेंट में ज्यादातर दिखाई देता है कि कोई भी पेशेंट कोई भी डिजीज की वजह से आता है, एक डिजीज की वजह से आता है, और आने के बाद में जाने के वक्त उसको 2-3 इन्फेक्शन और हो जाते हैं, तो उसे हम कहेंगे सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो नेक्स्ट टाइप कौन सा है, लोकलाइज्ड इन्फेक्शन वर्सेस सिस्टमिक इन्फेक्शन। लोकलाइज्ड का मतलब क्या है कि कोई स्पेसिफिक रीजन के अंदर कोई डिजीज है या कोई इन्फेक्शन है या कोई रीजन अफेक्टेड है, तो उसे हम कहेंगे लोकलाइज्ड इन्फेक्शन। और सिस्टमिक इन्फेक्शन का मतलब क्या है कि कोई सिस्टम, पूरा जो सिस्टम है हमारा, जैसे कि हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये जो पूरा सिस्टम जब अफेक्ट होता है तो उसे हम सिस्टमेटिक इन्फेक्शन या सिस्टमेटिक डिजीज कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे चेन ऑफ इन्फेक्शन। ये चेन ऑफ इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज है वो जो स्टार्ट कहाँ से होकर कहाँ पर खत्म होती है, उसे हम चेन कहते हैं। तो ये इन्फेक्शन का चेन क्या है? तो इन्फेक्शन का चेन मतलब कोई भी इन्फेक्शन कैसे स्टार्ट होता है, मतलब कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर खत्म होता है, तो वो हम इन डिटेल देखेंगे। तो ये चेन ऑफ इन्फेक्शन का स्टार्टिंग जो होता है वो एजेंट से होता है। एजेंट मतलब होस्ट। होस्ट मतलब कोई भी इंसान है जिसे डिजीज हो रहा है या जिसकी वजह से वो डिजीज या इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है, तो उसे हम एजेंट कहते हैं। तो एजेंट के बाद में रिजर्वायर। रिजर्वायर का मतलब कि जो इन्फेक्शन है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो जिस जगह पर ग्रो होता है और जिस जगह पर वो मल्टीप्लाई होता है उसे हम रिजर्वायर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सॉइल है, हमारा वाटर है, कोई इंसान है जिसकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन ऑफ
बैक्टीरियाज या मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरसेस हो रहा है, उसे हम रिजर्वायर कहेंगे। फिर पोर्टल ऑफ एग्जिट, वो रिजर्वायर फॉर एग्जांपल एक इंसान है जो एजेंट है, उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारी बैक्टीरियाज मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब रिजर्वायर है। मल्टीप्लाई होने के बाद में वो इंसान जब किसी दूसरे इंसान के साथ बात करता है, बात करते करते जब उसका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मतलब ड्रॉपलेट्स दूसरे इंसान के बॉडी में जाते हैं, तो वो पोर्टल ऑफ एग्जिट है। वो ड्रॉपलेट इज अ पोर्टल ऑफ एग्जिट। वो ड्रॉपलेट जब दूसरे इंसान के अंदर जाएगा, अगर उसका भी इम्यूनिटी पावर कम है तो उसको जो डिजीज है वो सेम डिजीज या सेम इन्फेक्शन वो दूसरे इंसान को हो सकता है। तो दैट इज कॉल्ड एज अ पोर्टल ऑफ एग्जिट। फिर पोर्टल ऑफ एग्जिट के बाद में अगर वो सलाइवा वो ड्रॉपलेट निकला, फिर नेक्स्ट आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या था कि ड्रॉपलेट के थ्रू वो इन्फेक्शन दूसरे इंसान के अंदर पास हुआ है या ट्रांसमिट हुआ है, उसे हम कहते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। जैसे मैं खांस रही हूँ, छींक रही हूँ, छींकने की वजह से जो ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं, खांसने की वजह से जो ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं, वो मेरे आजू बाजू के जो लोग हैं उनको मैं स्प्रेड कर रही हूँ। ठीक है, तो उसे मैं कहूंगी मोड ऑफ ट्रांसमिशन। फिर पोर्टल ऑफ इनलेट। पोर्टल ऑफ इनलेट मतलब पोर्टल ऑफ एंट्री। जब कोई इंसान, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया कि मैं एक इंसान है जिसे टीबी हुआ है और वो जाकर खांस रहा है, पब्लिकली खांस रहा है। खांसने की वजह से उसके जो ड्रॉपलेट्स है वो दूसरे इंसान इनहेल कर रहा है। तो वो कैसे इनहेल कर रहा है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक से वो इनहेल कर रहा है। तो दैट इज द इनलेट ऑफ एंट्री। मतलब कोई भी जो बैक्टीरिया है वो मैं मेरे नाक के थ्रू, रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू इनहेल कर रही हूँ, मेरी बॉडी के अंदर वो एंटर करवा रही हूँ, तो वो हो गया मेरा पोर्टल ऑफ इनलेट और पोर्टल ऑफ एंट्री। नेक्स्ट होता है ससेप्टिबल होस्ट। अभी हर किसी को तो नहीं होगा। अभी हम देखते हैं हमारे आजू बाजू बहुत सारे लोग हैं जो खांसते हैं, पब्लिकली खांसते हैं, छींकते हैं, बट हाँ उसकी वजह से हम लोग बीमार पड़ते हैं क्या? नहीं। तो वो ससेप्टिबल होस्ट के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर मेरी इम्यूनिटी पावर अच्छी है तो मुझे कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा, सो आई एम नॉट अ ससेप्टिबल होस्ट। बट अगर मेरी इम्यूनिटी पावर कम है तो वो इन्फेक्शन मुझे होने के 100% चांसेस है। तो वो तो मैं हो जाऊंगी वो ससेप्टिबल होस्ट। तो ससेप्टिबल होस्ट भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। जैसे कि हमारे न्यूबॉर्न्स रहते हैं, इन्फेंट चाइल्ड रहते हैं, माल नरिश चिल्ड्रंस रहते हैं, हमारे ओल्ड एज पीपल रहते हैं जिनका फाइटिंग स्कोर जो रहता है, इम्यूनिटी पावर जो रहता है वो कम होता है। वो कोई भी डिजीज के साथ, कोई भी इन्फेक्शन के साथ फाइट नहीं कर सकते, तो उन्हें बहुत तुरंत ही कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो उन्हें हम कहेंगे ससेप्टिबल होस्ट। और ससेप्टिबल होस्ट के बाद में वापस से वो एजेंट के पास जाएगा। मतलब वो ससेप्टिबल होस्ट जो है वो जब किसी के साथ बात करेगा तो वापस से वो जो इन्फेक्शन उसके अंदर है वो किसी और को पास ऑन करेगा। तो ये जो चेन रहता है वो चालू रहता है। एजेंट के बाद वो रिजर्वायर में जाएगा, रिजर्वायर के बाद में पोर्टल ऑफ एग्जिट होगा, फिर पोर्टल ऑफ एग्जिट के बाद में मोड, कौन से मोड की वजह से वो ट्रांसमिट हो रहा है, फिर वो कौन से मोड मतलब इनलेट, पोर्टल ऑफ इनलेट मतलब कौन से वे से वो मेरी बॉडी के अंदर जा रहा है और वो किसको इन्फेक्ट कर रहा है। तो ये पूरा चेन जो चलता है इसे हम चेन ऑफ इन्फेक्शन कहते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि कौन सी फैक्टर्स है जिनकी वजह से ये इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं और कौन से लोग या कौन सी चीजें इन्फेक्शन से प्रभावित हो सकती है। जैसे कि हमने देखा कि एज, मैंने कहा अगर न्यूबॉर्न है तो न्यूबॉर्न का जो इम्यूनिटी पावर रहता है वो प्रॉपरली मैच्योर नहीं होता, तो उन्हें कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेंट जो रहते हैं उनका भी इम्यूनिटी पावर कम रहता है, प्लस हमारे जो ओल्ड एज पीपल रहते हैं उनका भी इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है, फिर उनको दे आर मोर ससेप्टेबल टू गेट द इन्फेक्शन फ्रॉम द अदर पर्सन। दूसरा है हमारा न्यूट्रिशनल स्टेटस। अगर हम हेल्दी फूड नहीं खा रहे, न्यूट्रिशनल स्टेटस का मतलब ऐसा नहीं होता कि अगर कोई इंसान पतला है तो उससे ही डिजीज होगा, नहीं, ये हमारा गलत सोच है। अगर कोई पर्सन ओबेस है तो उसका भी इम्यूनिटी पावर, उसका भी न्यूट्रिशनल स्टेटस सही नहीं है, तो उसे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो माल नरिश अगर कोई इंसान है या ओवर नरिश पर्सन है
तो उसे भी हम ये न्यूट्रिशनल स्टेटस के वजह से उसे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। अगर कोई इंसान मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहा है, पहले से वीक है, पहले से किसी चीज की वजह से बीमार है और वो मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहा है, तो उसे भी बहुत जल्दी कोई दूसरा इन्फेक्शन होने के चांसेस है। नेक्स्ट है हमारा डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। अगर कोई हम प्रोसीजर करने जाते हैं, अगर फॉर एग्जांपल हम लोग एंडोस्कोपी करने जाते हैं और एंडोस्कोप स्टरलाइज नहीं है, तो वो जो एंडोस्कोप हम हमारे बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, तो उसके आजू बाजू में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो हम हमारे बॉडी के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो कोई भी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हम कैरिड आउट करते हैं तो हमें देखना है कि हम वो स्टराइल और असेप्टिक वैसे ही करें, ताकि हम वो इन्फेक्शन है वो किसी और को ना स्प्रेड करें। और हमारा जो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल का मतलब क्या होता है कि आजकल का हमारा लाइफस्टाइल इतना गंदा हो गया है कि हम कभी भी सोते हैं, कभी भी उठते हैं। आजकल हम देखते हैं कि छोटे-छोटे बच्चों के अंदर भी हम लोग कार्डियक अरेस्ट देखते हैं। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो असंतुलित है। हम रात के 2-2 बजे तक मोबाइल देखते हैं और फिर सुबह हमें 6 बजे 7 बजे ऑफिस के लिए, कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए जाना होता है। तो हमारा नींद कंप्लीट नहीं होता। हम फॉर पीयर प्रेशर हम अल्कोहल लेते हैं, हम लोग स्मोकिंग करते हैं टू इंक्रीज आवर प्रेस्टीज। तो हम थोड़ा-सा प्रेस्टीज लेवल बढ़ाने के लिए हम स्मोक करते हैं। तो ये सारी जो हमारी लाइफस्टाइल है, इसकी वजह से भी हमें इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्यूपेशन, जो सेडेंटरी वर्क करते हैं, जो कंटिन्यूअस सन के अंदर अंडर काम करते हैं, प्लस जो केमिकल फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जो कंटिन्यूअस एक्स-रे और रेज के कांटेक्ट में आते हैं, तो उन्हें भी बहुत जल्दी कोई भी बीमारी हो सकती है। तो these are the factors which are increasing the susceptibility of infection। तो नेक्स्ट हम देखने वाले स्टेजेस। तो इन्फेक्शन के 4 स्टेजेस है। फर्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड, सेकेंड है प्री-नॉर्मल स्टेज, थर्ड है इलनेस स्टेज एंड फोर्थ वाला है कन्वलेंस स्टेज। तो इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड मतलब इट इज अ इंटरवल बिटवीन द एंट्रेंस ऑफ एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या होता है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेरे बॉडी के अंदर एंटर करता है और एंटर करने के बाद में वो मल्टीप्लिकेशन के लिए जो टाइम लेता है, मल्टीप्लिकेशन होने के बाद में वो मेरे बॉडी में कोई भी डिजीज क्रिएट कर कर उसके सिम्टम्स बाहर दिखाई देने पड़ते हैं, उसे हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। प्री नॉर्मल स्टेज मतलब क्या है? कोई भी इन्फेक्शन मेरे बॉडी के अंदर एंटर करता है और एंटर करने के बाद में उसके साइन एंड सिम्टम्स मुझे बाहर दिखाई देते। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई भी इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन होने के बाद में थोड़े दिन के बाद मुझे फीवर आना स्टार्ट होता है। तो फीवर आता है तो वो मेरा प्रोडर्मल स्टेज है, जो नॉन स्पेसिफिक से लेके स्पेसिफिक सिम्टम्स क्रिएट करता है। सिम्टम्स क्रिएट करने के बाद में मेरा जो स्टेज है वो थर्ड स्टेज है, मतलब वो इलनेस स्टेज है। इलनेस स्टेज में क्या होता है कि वो इंसान को वो इल कर देता है या बीमार कर देता है, तो उसे हम इलनेस स्टेज बोलते हैं। ये जो एक्यूट सिम्टम्स जो मेरे बॉडी में दिखाई दे रहे थे बिकॉज ऑफ एनी इन्फेक्शन, वो डिसअपियर होना स्टार्ट होता है। वो खुद के मेरे बॉडी के कन्वीनियंस की वजह से, मतलब उसके अनुसार उसको जैसा लग रहा है कि वो फिर वो सिम्टम्स वो डिसअपियर करना स्टार्ट कर देता है, उसे हम कन्वलेंस स्टेज ऐसे कहते हैं। तो ऐसे 4 प्रकार के स्टेजेस, 4 स्टेजेस है इन्फेक्शन के। फर्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड, सेकेंड है प्रोडर्मल स्टेज, थर्ड है इलनेस स्टेज एंड फोर्थ वन इज अ कन्वलेंस स्टेज। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि ये इन्फेक्शन के कौन से मोड्स है जिसकी वजह से वो ट्रांसमिट होते हैं। तो फर्स्ट तो जैसे कि मैंने कहा कि कांटेक्ट, जब मैं किसी इंसान को शेक हैंड करता हूँ, सो फॉर एग्जांपल मैंने खांसते हुए मेरा हाथ मेरे मुंह के ऊपर लगाया, ठीक है, मेरे मुंह के फिर मेरे हाथ के ऊपर बहुत सारे बैक्टीरियाज लगे हुए रहेंगे और वही सेम हाथ से मैं किसी इंसान को शेक हैंड कर रही हूँ, तो मेरे हाथ के ऊपर जो लगे हुए बैक्टीरियाज है वो दूसरे इंसान के हाथ के ऊपर जाएंगे। तो ये कांटेक्ट की वजह से इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। नेक्स्ट है एयरबॉर्न।
मतलब एयर के अंदर जो भी बैक्टीरियाज वायरसेस मेरे आजू बाजू के एयर के अंदर है वो मैं इनहेल करती हूँ, तो इनहेलेशन की वजह से मैं इन्फेक्टेड हो जाऊंगी। थ्रू ओरल रूट मतलब फ्रॉम अगर मैं कुछ गलत खाती हूँ या मेरे म्यूकस मेम्ब्रेन मेरे दांत डेंटल कैरीज वगैरह है, मैं माउथ मेरा ओरल हाइजीन नहीं रखती हूँ, तो उसकी वजह से भी मुझे इन्फेक्शन हो सकते हैं। पेरेंटल रूट, अगर मैं कोई भी मेडिसिन लेने के टाइम पर या इंजेक्शन देने के वक्त मैं उसको क्लीन नहीं करती हूँ, जो आईवी लाइन है उसका कैनुला क्लीन नहीं करती हूँ, तो इंजेक्शन देने के टाइम पर मैं उसे इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर दूंगी। और वेक्टर बॉर्न, अगर वाटर बॉर्न है और सीजन के क्लाइमेट बॉर्न, मतलब क्लाइमेट्स की वजह से हम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि मॉइस्चर ड्राइनेस ये सारी चीजों की वजह से हमें इन्फेक्शन हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन। तो ये नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन क्या है? तो नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन को हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी कहते हैं। तो जब ये जो नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप जब क्लिनिकल साइड में काम करोगे तभी भी आपको याद रखना है कि ये नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन आपकी वजह से ना हो। तो आपकी वजह से कैसे होगा ये नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन? तो पहले हम जानते हैं व्हाट डू यू मीन बाय हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन मीन्स जब भी कोई इंसान कोई बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में आता है, एडमिट होता है, बट जाते वक्त उसे दूसरे ही इन्फेक्शन होते हैं। जब हम उसके टेस्ट करते हैं तो हमें उसके बॉडी के अंदर बहुत सारे अलग बैक्टीरियाज दिखते हैं, बैक्टीरियाज या वायरसेस दिखते हैं जो उसके बॉडी में पहले नहीं थे। वो हॉस्पिटल में आने की वजह से उसके अंदर वो दिखाई दे रहे हैं, उसे हम कहते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो जैसे कि हम हर एक हॉस्पिटल में देखते हैं कि इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स रहती है, तो वो क्यों है? वो इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स का काम ही है कि कोई भी कस्टमर या कोई भी पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो एडमिट होने के बाद में उसे कोई दूसरे डिजीज ना हो या दूसरा इन्फेक्शन ना हो। तो वो कौन से टाइप्स के इन्फेक्शन हम हॉस्पिटल से पेशेंट को दे सकते हैं? तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो आप सोचोगे कि यूरिनरी ट्रैक का और हमारा क्या रिलेशन है? तो जब कोई पेशेंट को हम कैथेटराइज करते हैं, कैथेटराइजेशन करने के बाद हम उसे कैथेटर केयर नहीं देते हैं, तो वो जगह पर बैक्टीरियाज ग्रो होना स्टार्ट होती है, और वो बैक्टीरियाज ग्रो होने की वजह से वो हमारे यूरिनरी ट्रैक से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, और एंटर करने के बाद में हमारी बॉडी को वो इन्फेक्ट करते हैं। सेकेंड है निमोनिया। तो आप सोचोगे कि निमोनिया कैसा होगा? तो अगर कोई पेशेंट हमारे यहाँ पर एडमिट होता है और उसके आजू-बाजू के जो पेशेंट है उनको रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, तो वो एयरबॉर्न की वजह से वो दूसरे इंसान को वो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। और निमोनिया, तो निमोनिया के अलग प्रकार भी रहते हैं। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, जो कि जो पेशेंट वेंटिलेटर के अंदर आईसीयू के अंदर एडमिट रहते हैं और वो वेंटिलेटर के ऊपर रहते हैं, अगर हम ईटी ट्यूब का या ट्रकियोस्टोमी ट्यूब का केयर नहीं करते हैं, तो वो ईटी ट्यूब की वजह से या वो वेंटिलेटर की वजह से वो पेशेंट की रेस्पिरेटरी ट्रैक खराब हो जाती है, और वो रेस्पिरेटरी ट्रैक खराब हो जाने की वजह से पेशेंट विल गो इनटू वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। नेक्स्ट है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। अगर कोई पेशेंट सर्जरी के लिए एडमिट होता है और वो हम वुंड केयर प्रॉपर नहीं करते हैं, वहां पे वूजिंग होना स्टार्ट होता है, फिर उसे पेन होना, रेडनेस होना, वो सर्जिकल साइड में होता है, क्योंकि हम असेप्टिक वे से वो ट्रीट नहीं करते या वुंड केयर नहीं करते, तो सर्जिकल साइट को भी इन्फेक्शन हो सकता है, और उसकी वजह से वो इन्फेक्शन वो पेशेंट के बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे स्किन या हमारे जो टिश्यूज है उसको डैमेज होना। फॉर एग्जांपल, अगर हम आईवी लाइन डालते हैं, आईवी लाइन डालते वक्त अगर हम असेप्सिस यूज नहीं करते हैं, कैसे भी विदाउट हैंड वॉश हम लोग आईवी कैनुला इंसर्ट करते हैं, वो एरिया हम लोग क्लीन नहीं करते, कि जैसे कि हम जानते हैं हमारे बॉडी पार्ट के ऊपर, हमारे स्किन के ऊपर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहते हैं।
अगर हम वो प्रॉपरली क्लीन नहीं करेंगे और वैसे ही हम कोई भी प्रोसीजर करते हैं तो वो पेशेंट के अंदर हम इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो कोई भी प्रोसीजर या कोई भी काम, आप वाइटल साइन भी चेक करने जा रहे हो तो आप हैंड वॉश नहीं कर रहे हो या कोई रब यूज नहीं कर रहे हो, स्टरलाइजेशन नहीं कर रहे हो आपके हाथों का, या आपके जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप थर्मामीटर यूज कर रहे हो तो एक ही थर्मामीटर आप हर हर एक पेशेंट के लिए यूज कर रहे हो तो आप वो इन्फेक्शन पास ऑन कर रहे हो। तो एक तो आप क्लीन कर सकते हो उसे, या फिर आप हर हर एक पेशेंट को एक अलग थर्मामीटर देना चाहिए ताकि आप वो इन्फेक्शन पास ऑन ना करें। तो ये हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोज़ोक्रोमियल इन्फेक्शन। जैसे कि मैंने अभी आपको इन शॉर्ट बताया कि इसे प्रिवेंट कैसे करना है, तो उसके भी अलग-अलग टाइप्स होते हैं कि आप ये नोज़ोक्रोमियल इन्फेक्शन कैसे प्रिवेंट करोगे या ये नोज़ोक्रोमियल इन्फेक्शन को आप कैसे कंट्रोल करोगे। तो फर्स्ट तो है मेडिकल एसेप्सिस, जैसे कि मैंने बोला कि आपको हैंड वॉश करना है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो तो उसे ऑटोक्लेव करो या स्टरलाइज करो, जो फ्लोर है, बेड है, उसे आप स्टरलाइज करो। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो इन्फेक्शन है वो आप प्रिवेंट करोगे। सेकेंड है क्लीनिंग, जैसे कि मैंने बोला कि जो पेशेंट का बेड है या उसके आजू बाजू की जो ट्रॉली वगैरह है उसे क्लीन रखो। फिर पेशेंट का बेड साइड, उसको पेशेंट को बाथिंग करो, है ना? अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है तो उसको हेयर वॉश दे दो, वीकली ट्वाइस या वीकली वंस आपको उसको हेयर वॉश देना चाहिए, या उसको एवरीडे उसको बेड बाथ देना चाहिए। ट्वाइस अ डे आपको उसको ओरल केयर देना चाहिए ताकि वो पेशेंट को कोई इन्फेक्शन ना हो। तो क्लीनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन हमें स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस यूज करने हैं। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस में क्या आएगा, तो आपको हैंड वॉश करना है। हमें हैंड वॉशिंग के बहुत सारे वीडियोस हम लोगों ने कोविड के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे देखे हैं। प्लस हमें पीपी मतलब प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज करने हैं। अगर हम कोई भी इन्फेक्टिव पेशेंट, फॉर एग्जांपल अगर हम एचआईवी पेशेंट के कांटेक्ट में आ रहे हैं, उसे हम ट्रीट कर रहे हैं, तो हमें गाउन डालना चाहिए, ग्लासेस डालना चाहिए, ग्लव्स डालने चाहिए, मास्क यूज करना चाहिए, कैप यूज करना, ये हमारे पीपीई किट में आता है। हमारा कैप, हमारे गॉगल्स या ग्लासेस, मास्क, गाउन, हमारा शू कवर, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन जो इजीली इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकते हैं, जो कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड कर सकते हैं, उनके लिए हमें ये पीपीई किट यूज करना है। तो ये स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हमें लेने हैं। फिर यूनिवर्सल प्रिकॉशंस लेने हैं। यूनिवर्सल प्रिकॉशन में भी सेम हम लोगों को हैंड हाइजीन रखना है, ग्लव्स यूज करने हैं, फिर जो भी वेस्ट मटेरियल है उसे हमें प्रॉपरली सेग्रीगेट करने हैं। तो बायोमेडिकल वेस्ट को हमें प्रॉपरली उसका हमें प्रॉपरली उसको एलिमिनेट करना है। जब हम कोई भी सैंपल हम लोग फ्रॉम द पेशेंट टू द डायग्नोस्टिक सेंटर हम लोग लेके जाते हैं तो प्रॉपर उसे हमें बॉक्स के अंदर ही उसे लेके जाना है, नेक्स्ट हैंड से नहीं लेके जाना है। अगर ब्लड स्पिल होता है तो हमें प्रॉपरली उसे ब्लड स्पिल का बोर्ड लगाकर प्रॉपरली उसे फ्लोर को क्लीन करना है। तो ये सारे यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हमें फॉलो करने हैं। सर्जिकल असेप्सिस हमें फॉलो करने हैं, सर्जिकल हैंड वॉश करना है, प्रॉपरली हमें जो भी इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं तो यूज करने के बाद में हमें उसे प्रॉपरली स्टरलाइज करना है, ऑटोक्लेव करना है। तो ये सारी चीजें अगर हम यूज करते हैं तो हम ये नोज़ोक्रोमियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट भी करेंगे और कंट्रोल भी करेंगे। हमारा काम होता है फ्रेंड्स, जब हम लोग हॉस्पिटल सेटिंग में काम करते हैं एज अ हेल्थ केयर वर्कर, वी आर अ हेल्थ केयर वर्कर। मतलब क्या है, हम लोग हेल्थ के रिलेटेड हम पेशेंट्स को या कोई इंसान को केयर दे रहे हैं। तो हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हमारी वजह से कोई इंसान को और बहुत ज्यादा इन्फेक्शन ना हो। तो इसीलिए इसीलिए हमें ध्यान में रखना है कि हमारी वजह से कोई इंसान जो बीमार है और बीमारी लेके ना जाए। ठीक है, तो ये नोज़ोक्रोमियल इन्फेक्शन को हमें प्रॉपरली प्रिवेंट करना है और कंट्रोल करना है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ अ नर्स, जो जैसे कि मैंने अभी दिखा आप लोगों को बताया
कि नोज़ोक्रोमियल इन्फेक्शन में हमें कैसा प्रिवेंट करना है या कैसे उसे कंट्रोल करना है। तो नर्स का बहुत बड़ा रोल है। जैसे हमें अगर कोई पेशेंट का वाइटल साइन लेने जा रही हूँ, तो मेरे जो ट्रे के अंदर सैनिटाइज़र होना चाहिए। सैनिटाइज़र होने के बाद में जब मैं स्टेथोस्कोप से पेशेंट का हार्ट बीट चेक करती हूँ या उसका ऑस्कल्टेशन करती हूँ, तो जो मेरा डायल है, तो उसे मुझे प्रॉपर्ली क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद में ईयरबड्स को भी मुझे क्लीन करना है, फिर ही मुझे वो यूज़ करने हैं। फिर थर्मामीटर है, उसे भी प्रॉपर्ली क्लीन करके दूसरे पेशेंट को लगाना है। हैंड वॉश करना है, मास्क यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें अगर मैं करती हूँ, तो मैं ये नोज़ोक्रोमियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती हूँ, वही मेरा रोल है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हम लोग ने देखी आज की इस वीडियो में, जो हम लोग ने व्हाट इज़ इन्फेक्शन देखा, उसके मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन देखे, रूट्स देखे, फिर हू आर द ससेप्टेबल फॉर द इन्फेक्शन, उसके डिफरेंट स्टेजेस क्या है, हम ये व्हाट इज़ द नोज़ोक्रोमियल इन्फेक्शन, which are the types of nosocomial infection or what is the role of nurse in prevention of infection. तो आई होप आप सभी को ये इन्फेक्शन टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू दिस टॉपिक प्लीज मुझे कमेंट में बता दीजिए। थैंक यू, बाय।